हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं जेई मेन का पीवाईक्यू। अभी तक हम लोग क्या क्या कर लिए हैं और 2024 का हमने 2 पेपर लिया है जो मैंने करवाया है, और 2023 का एक पेपर करवाया है। और ये आज का जो हमारा पेपर होने वाला है वो 4th नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। और ये कौन से सन का है, कौन से ईयर का है पीवाईक्यू? तो हमारा 2022 का है। ध्यान दीजिएगा, 2022 का है। आज हम इसको क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। अभी जो कल हमने वीडियो देखा था वो कल नीट पीवाईक्यू था, और आज हमारा जो है जेई पीवाईक्यू है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको डेली कुछ न कुछ वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जैसे आपको एनएमएसटी सॉल्यूशन एक दिन मिलेगा, एक दिन नीट का मिलेगा, एक दिन जेई का मिलेगा पीवाईक्यू, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, पेपर कब हुआ था, ध्यान दे लेना। पेपर हुआ था हमारा 29 जुलाई को 2022 को, ठीक है। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। कौन से शिफ्ट का है पेपर? मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का हम लोग देख रहे हैं, और आपको पता है मैं केमिस्ट्री टीचर हूं तो मैं केमिस्ट्री के बारे में ही बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन ए से जो क्वेश्चन है करा है, विच of the following pair of molecule contain odd electron molecule and expanded octet molecule। आपको कुछ मोलिक्यूल दे दिए हैं, आप उसको बताना है ऑप्शन में कौन ऐसा है जो ऑड इलेक्ट्रॉन भी है और उसमें एक और मोलिक्यूल दिया है, 2 मोलिक्यूल एंड करके दिया है, उसमें एक एक्सपेंडेड फॉर्म भी है। तो आप आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो ए है, ए जो दिया है वो दिया है BCl3 एंड SF, क्या दिया है, SF6। अगला हमारा जो बी दे दिया है, ठीक है, उसमें देखिए क्या दिया है, NO, और साथ में क्या दे दिया है, साथ में दे दिया है H2SO4, ठीक है। अगला हम देखें क्या है, अगला हमारा सी ऑप्शन क्या है, करा है SF6 एंड हमारा क्या है H2SO4। वेरी गुड। अगला हमारा क्या है, डी वाला देखिए, डी वाला क्या है, BCl3 एंड NO दे दिया है। और आपको बताना क्या है, आपको बताना यह है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट पता है ना, 8 से इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होते हैं तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आते थे। तो चेक करते हैं, पहले आपको ऑड इलेक्ट्रॉन बताना है, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है। वेरी गुड। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करिए। ये देखिए 3 बॉन्ड बनाएगा इससे, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का। कितने इलेक्ट्रॉन है आपको दिख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? कोई ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन ये इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन केस नहीं दिखेगा, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा। वेरी गुड। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इन बी वाले केस को। बी देखो, SF6 को भी दिखाना होगा क्या? SF6 को भी दिखाना होगा क्या? SF6 को भी दिखाना होगा क्या? आप बता दो, आप तो इसके बारे में जानते होगे। देखो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये वाला तो सही है सेगमेंट, ये वाला गलत है। इसकी वजह से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वही बी वाले में बात करते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस शेल में। तो आप मान लो कि इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये अपना ऑक्टेट करने के लिए डबल बॉन्ड बना लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 3 है कि नहीं है। और 3 क्या आता है, ऑड आता है। 3 क्या आता है, ऑड आता है। H2SO4 लिखो, H2SO4 लिखो, देखो क्या मिल जाएगा आपको, एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाएगा। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इसमें कितने हो गए, 8, 2 10, 2 12, यानी इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसमें ऑड भी है और एक्सपेंडेड भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें देखो पहले ही क्या दे दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया है,
एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया है, इसका भी एक्सपेंडेड दे दिया है, तो ये होगा नहीं। इसमें पहले दे दिया BCl3, जो BCl3 इस यहां पे आया था, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चले आगे, ध्यान रहेगा, देख लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सेक्शन ए का। आइए आगे चलते हैं, मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ाना होगा, लेक्चर लंबा हो जा रहा है, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, यही मेरा सब कुछ है, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन दिया है, सेकंड जो दिया है, क्या दिया है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। दिया है N2 गैस स्टेट में है, और ये रिएक्ट कर रहा है 3H2 गैस के साथ, और ये हमारा जो बना रहा है, ये बना रहा है 2NH3, ये तो दे दिया है। अब इसमें बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि 20 ग्राम, ये है 20 ग्राम, ये है 20 ग्राम, ये है 5 ग्राम, ये है 5 ग्राम। वेरी गुड। अब आगे क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आगे क्या कर रहा है, कंसिडर द एबव रिएक्शन द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म। आपको बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और NH3 कितना बनेगा, ये बताना है। ये दो चीजें आपको करनी है, आपको बताना है कि हमारा NH3 कितना बनेगा और हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस रिएक्शन को पहले लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं लिखता हूं N2 और ये लिखता हूं 3H2। आप कहोगे सर 2 बार लिख रहे हो, खैर कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं 2NH3। पहले इस नॉर्मल से इक्वेशन को देखो, अगर ये 28 ग्राम होता तो ये 6 ग्राम होता, तो ये कितना बनता, ये कितना बनता, देखो तो ये कितना बनता, ये कितना बनता, आप देखो ये कितना बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा, आप एक बार देख लो। ये एन का मोलर मास कितना होता है, कितना होता है, आप इन दोनों को ऐड कर दो ना, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना बनेगा, ये बनेगा 34 ग्राम। बात समझ रहे हैं ना। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, अगर ये 1 मोल इसका 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है तो इतना ये बनेगा। लेकिन केस दे दिया है, ध्यान से देखिएगा, ये केस दे दिया है 20 ग्राम और ये दे दिया है 5 ग्राम। अब इनके मोल में थोड़ा सा कन्वर्ट करके चेक करते हैं, इनके मोल चेक करो, अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये 3 मोल से रिएक्शन करेगा। कितने मोल से रिएक्शन करेगा, 3 मोल से। कितने मोल से रिएक्शन करेगा, 3 मोल से। तो अब ये कर रहा है, ध्यान से देखना, तो ये 2 मोल बनाएगा NH3। कितना मोल बनाएगा, 2 मोल बनाएगा NH3। ठीक, वेरी गुड, 2 मोल बना दिया, मैं 2 मोल लिख रहा हूं, केवल 2 मोल लिख रहा हूं। अब आते हैं, पहले हम इनके मोल को निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या करता हूं, पहले इनके मोल को निकालता हूं। जब हम इनके मोल को निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना किसकी वैल्यू आएगी। आप देखो, इसके ये नंबर से डिवाइड कर दो, इस नंबर से डिवाइड कर दो, इस नंबर यानी इसका मोलर मास से कितना डिवाइड करोगे, 28 आएगा। इसके मोलर मास से डिवाइड करो, केवल H2 से, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेना है आपको, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेना है, 2 से डिवाइड करो, ये आएगा 2.5। इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करके देखो, ध्यान से देखना, ये अगर 28 से सॉल्व करोगे तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट लगाना पड़ेगा, और पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब ये बताओ, आप 25 से 4 टर्म में जाते हो तो ये कितने बार में जाएगा, 25 8 जा हमारा 200 होता है, तो ये 28 जो है ना, ये हमको लग रहा है अप्रोक्स 7 टाइम में चला जाना चाहिए। आइए चेक करते हैं 7 टाइम में जाता है कि नहीं। तो 7 से क्या हो जाएगा, ये 7 8 जा कितना होता है, 56, 56 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14, और 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, यानी ये 7 के आसपास जा रहा है। तो देखो ये आ जाएगा आपका 4 बच जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं
कि मान लो कि यहां पे एक पॉइंट लगाओगे तो ये कितने बार में जाएगा, 1 टर्म में जाएगा। अब यहां पे कर रहे हैं हम क्या, इन दोनों को फिर मैं नीचे उठाकर ला रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि ये हमारे पास 0.71 मोल है और ये हमारे पास 20 का 2.5 मोल है। अब इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में कंपेयर करो। अब कंपेयर कैसे करना है, ध्यान से चेक करना। अब कंपेयर कैसे चेक करना है, देखो, अब ये पता करना है कि अगर ये 3 मोल है तो ये 1 मोल लग रहा है, तो अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना मोल लगेगा, ध्यान से देखना। अगर ये 3 मोल है तो ये 1 मोल लग रहा है। अगर ये आपका क्या हो जाए, 1 मोल हो जाए, तो इस 3 से डिवाइड करना होगा। अगर मैं कहूं कि ये 1 मोल होगा, ये 1 मोल होगा, तो इससे क्या करना होगा, 1/3 से क्या करना होगा, ये 1 में 3 से डिवाइड करना होगा। अगर ये 2.5 हो जाए, यानी ये 2.5 हो जाए, ये 2.5 हो जाए, तो 1/3 में कितना करना होगा, 2.5 से करना होगा। अब इसको सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे, आप ध्यान से देखना ये क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 2.5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी फिलहाल के लिए यहां पे लिख दे रहा हूं 3, ये जाएगा 0.8 टर्म के आसपास जाएगा, 0.8 टर्म। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो ये N2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी अगर हम क्या करें, हम ये चेक करें कि हमारा अगर ये 2.5 मोल होगा तो इसे कितना होना चाहिए, इसे कितना होना चाहिए, देखो इतना होना चाहिए, इतना मोल होना चाहिए, इतना मोल होना चाहिए। लेकिन ये इससे तो कम है और इससे कम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा N2 हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये हमें पता करना है कि ये जो 0.71 आ रहा है, ये रिएक्शन करेगा इनके कितने मोल से, ये रिएक्शन करेगा कितने मोल से। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मैं इसको हटाऊंगा, मैं इसको हटाऊंगा, ध्यान से देखना। हमारा लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया। लिमिटिंग जो रिएजेंट है, मैं लिमिटिंग रिएजेंट को लिख रहा हूं LR, और LR हमारा क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, N2 हमारा LR हो जाएगा। अब दूसरी चीज हमें यह पता करना है कि आपका अमोनिया कितना फॉर्म होगा। तो आप चेक करो कि इसमें देखो 0.71 है जो मोल में आया है, ये मोल में आया है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 1 मोल हमारे पास, ध्यान से सुनना, अगर 1 मोल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास N2 है, तो ये 3 मोल लग रहा है, 3 मोल लग रहा है, ध्यान से देखना, 3 मोल लग रहा है। तो ये बना कितना रहा है, ध्यान से देखिएगा, 2 मोल बना रहा है, मोल मोल में चल रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए इतना मोल है तो आप क्या करो, 0.71 से सब में इंटू कर दो। तो अगर ये इसमें इंटू होगा तो ये आएगा 0.71, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा क्या आ जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 2.13 मोल यूज होगा। और इसमें जब आप इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा क्या हो जाएगा 14, यानी 1.42 मोल आएगा आंसर। ये फुल डिटेल्ड हमने इसको सॉल्व कर दिया, आप चेक कर लो, आपको जो भी आंसर इस तरह का दिख रहा होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया N2, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया N2, और हमारा जो प्रोडक्ट बना है इतना मोल, और इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचा हुआ रिमेन पार्ट होगा, जो रिमेन पार्ट होगा, रिमेन पार्ट को आपको पता है ना क्या बोलते हो, ER, ER मतलब एक्सेस रिएजेंट। आप इसको इसमें से क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये था हमारा सेकंड, और ऑप्शन मैच करवाते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, खैर कोई बात नहीं, आप देख लो, मैंने पूरा फुल इसका सॉल्यूशन मैंने बताया है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए जो दिया है हमारा कितना दिया है, 0. ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक तो N2 दे दिया लिमिटिंग रिएजेंट, और 1.42 मोल्स आपका प्रोडक्ट बन गया। मैं हटाऊं, चलिए आगे चलता हूं।
तो अब आगे जब हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कर रहा है 100 ml ऑफ 5% वेट अपॉन वॉल्यूम solution of NaCl in water was prepared in 250 ml beaker। ठीक है, 100 ml of 5% W upon V solution of NaCl in water was prepared in 250 ml beaker। 250 ml beaker में बनाया जा रहा है 5 ग्राम NaCl को 100 ml वाटर में डालकर। ठीक, आगे क्या कर रहा है, एल्बुमिन फ्रॉम द एग, एल्बुमिन लिया जा रहा है एग का, ठीक है, वाज पोर्ड इनटू NaCl, ठीक है, solution and stirred well, the result in a n, आप चाहे ये लगाओ चाहे एन लगाओ, ठीक है, जिसके हिसाब से आपका आंसर बनेगा वही आपको लगा देना है। पहली बात देखो, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है और आपको पता है आज जब एल्बुमिन को लेकर NaCl सोल्यूशन में आप उसको स्टेयर करते हो, मिक्स करते हो, तो लायोफिलिक सॉल्ट बनाता है और ये सिर्फ लैब में ही करवाया जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट करके हम लिख दे कि ऐसे कैलकुलेशन से ये आएगा वो आएगा। तो आप आंसर लगाएंगे लायोफिलिक, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा ए, लायोफिलिक सोल्यूशन बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ, ध्यान से देखिएगा, Na दिया है, Mg दिया है, Si दिया है, ठीक है, वेरी गुड। अब Na का इंथैल्पी है 496, इसका इंथैल्पी है 737 और इसका इंथैल्पी है इतना, ठीक है, सब किलो जूल पर मोल में है, सब किलो जूल पर मोल में है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, वेरी गुड। आपको बताना किसका इंथैल्पी है, फर्स्ट इंथैल्पी बताना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ Al क्या होगा। तो ऑप्शन से अब देखो, अब इसमें कोई कैलकुलेशन का वो नहीं है कि आप कैलकुलेशन करने लग जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काम हो जाएगा एकदम बढ़िया। सबसे पहले आप चलो कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड में चलो, थर्ड पीरियड में लिखो, पहले आता है भैया Na, वेरी गुड, सबसे लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा, फिर आता है Mg, इसका ज्यादा होगा, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन। अब इसका जो s ऑर्बिटल है वो s2 है, यानी फुलफिल्ड है, s वाला फुलफिल्ड है, देख लो s वाला फुलफिल्ड है यानी पेयर है, ये फुलफिल्ड नहीं है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ Mg ग्रेटर देन आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम। सो वी कैन राइट हियर, हाउ कैन राइट हियर, तो हम लिख सकते हैं Si का सबसे ज्यादा, फिर आपका Mg, देन आपका क्या हो जाएगा Al, देन आपका क्या हो जाएगा Na। अब कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, अरे मुन्ना ध्यान तो दो, यहाँ पे ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले लो। अब देखो सबसे पहला काम ऑप्शन चेक करते हैं, देखो Na की इंथैल्पी कितना है, देखो 496, वेरी गुड, Mg का कितना है 737। अब जो भी इसके बीच में लाइक करेगा, जो भी इसके बीच में लाइक करेगा वैल्यू, वही आंसर हो जाएगा। तो आओ चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छा मेथड है, देख लो। तो ऑप्शन नंबर सी इसके बीच में लाइक कर रहा है और ऑप्शन नंबर सी दे दिया क्या 577। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो गया टाइम टाइम फिस, टेंशन लेते हो है ना, हम कर लो इसको। चलिए आगे चलते हैं, अब मैं इसको हटाता हूं। अब अगला लेते हैं, अगला क्या है, इन मेटलर्जी द टर्म गैंग इज यूज्ड फॉर। अरे यार गैंग हमने बताया था, जो आपको मिनरल्स मिलते हैं, अर्थी पॉट होते हैं, या तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं अनवांटेड पार्ट होते हैं, उसे हम गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें चेक कर लो, कंटामिनेशन ऑफ अनडिजायर्ड अर्थी मटेरियल्स, जो अर्थी मटेरियल्स जो मिलते हैं ना, उस जो होते हैं वही गैंग होते हैं, उनके जो
अनवांटेड पार्ट, समझ रहे हैं ना, अनवांटेड का मतलब जिसे हमें जरूरत नहीं है, हम उससे क्या करते हैं, पहले ओर बनाते हैं, पहले मिनरल लेते हैं, मिनरल से हम उसे ओर बनाते हैं, जितने अनवांटेड पार्ट होते हैं उसको हटाते हैं, ठीक है, उसे गैंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला लेते हैं, अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा, कह रहा है द रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्सेस ऑफ एक्वस एल्कली। एक्सेस ऑफ एक्वस एल्कली में क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है जिंक से। इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड गिव्स, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, साथ में क्या देगा, आपको ध्यान क्या देना है, यहां पे ध्यान देना है, जो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, यहाँ पे जो बच्चे पढ़े होते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो किए होते हैं, उनके लिए तो चांदी है, सही करेक्ट करेंगे, अदरवाइज गलत कर देंगे। क्यों मैं ऐसा बार बार कह रहा हूं, तो आप पहले देखो यहाँ पे ZnOH का होल ट्वाइस, दूसरा हमारा क्या है, बी जो कह रहा है ZnO, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, यहां पे देखिए ZnOH का होल 4, यहां पे 2 माइनस, और ये दे दिया डी ZnO2, और ये हमारा बन गया -2। ध्यान देना ये क्या कर रहा है, तो पहले जिंक को लो, तो ये जिंक हो गया, रिएक्शन करवाओ किसके साथ, एल्कली मेटल यानी एक्वस एल्कली के साथ, यानी बेस के साथ, और साथ में पता है ना एक्सेस फॉर्म में है, एक्वस भी है, तो साथ में क्या होगा, H2O भी होगा, साथ में H2O भी है, तो ये बनाता क्या है, ध्यान से देखिएगा, Zn ये बताता है OH होल 4, और ये बना देगा 2 माइनस, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, तो यहां पे इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और यहां से एक और चीज निकाल दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस। अब यहीं से सारी कहानी हो जाती है चौपट। अब क्या चौपट हो जाती है, आपको सीधे दिखेगा कि हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑप्शन मार्क क्या होगे, सीधे क्या, सी, ऑप्शन मार्क क्या होगे, सी। एक्चुअली में ये आंसर नहीं है, आपका ये आंसर नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ध्यान से देखना, आपको इस तरह देखने को मिलेगा और आप ये क्या करके आओगे, गलत करके आओगे। एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से देखना, हम एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, और ये जो है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हम क्या करते हैं, Zn को लेते हैं, और ये हमारा क्या होता है, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो पहली चीज तो ये जान लो, जो जिंक है वो किस तरह का नेचर रखता है, एम्फोटेरिक नेचर रखता है। किस तरह का नेचर रखता है, एम्फोटेरिक, पल्ले पड़ रहा है एम्फोटेरिक नेचर, यानी एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्शन करेगा, अंडरस्टैंड। चलो, अब जब ये रिएक्शन करता है, ध्यान से देखना, ये जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है Na2ZnO2, साथ में क्या निकालता है, H2 निकालता है। ये कहां से है, फ्रॉम NCERT से है, फ्रॉम NCERT से, इसीलिए हर टीचर ये आपको प्रीफर जरूर करता है, चाहे आप नीट की तैयारी करो, चाहे जेई की तैयारी करो, एनसीईआरटी की रीडिंग तो आनी चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए बढ़िया आपको नंबर लाने के लिए। अब देखो, अब ये H2 है, ये Na2 को मैं क्या कर रहा हूं, हटा दे रहा हूं, तो ये जैसे ही हटाऊंगा, ये जैसे ही हटाऊंगा, तो ये दिखेगा ZnO2, और इस पे दिखेगा 2 माइनस, और ये क्या है, ये क्या है, एनहाइड्रस फॉर्म है, ये क्या है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ ZnOH का होल 4 2 माइनस, यानी ये जो है ना, ये ZnOH का होल 4 से ये क्या कर रहा है, एनहाइड्रस हो जा रहा है, यानी यहां से क्या निकल जा रहा है, 2H2O निकल जा रहा है, तो ये मिल जा रहा है। तो ऑप्शन जो होने वाला है
वो ऑप्शन डी होने वाला है। कृपया आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैंने समझाया। आप देख लो, एनसीईआरटी के डेटा को उठाकर रखिएगा, पढ़िएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 7th क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिथियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड सेपरेटली रिस्पेक्टिवली। देखो इसमें मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ये सीधे जान लो, ये जान लो कि मैंने ले लिया LiNO3 और हमने ले लिया क्या, NaNO3। आप जैसे ही इसको हीट करोगे तो ये बैलेंस करने के लिए लिख लेना, ये बन जाता है 2Li2O और ये बन जाता है, ये नाइट्रेट लगाना है ना, ये लगाना है नाइट्रेट, और ये हमारा बैलेंस कर लिया जाए इसको, तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। इसमें कौन कौन सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा, ये हीट करने पे NaNO2 बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, हीट करने पे, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया गया है, ठीक है, वहां पे ध्यान दे लेना। फिर आपको उसमें सिखाया गया होगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी आया होगा, पी ब्लॉक में भी मिला होगा, पी ब्लॉक में नहीं, एस ब्लॉक पढ़ाया जाता था, अब एस ब्लॉक हट गया है, खैर कोई बात नहीं। आप देख लेना, एक तो आंसर Li2O और सोडियम नाइट्राइट। आंसर देख लो, आंसर देख लो, आंसर देख लो, किस तरह का आंसर मिल रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर देखो जेंटल हीट और ज्यादा हीट करोगे ना तो ये NaNO2 बन सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनेगा, Na करें Na2O बन सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम ऑफ SCl2O3 एंड ClF3 एंड SF6। तो ऑप्शन मैच करवाइएगा, ऑप्शन मैच करवाइएगा। दे दिया है क्या, SCl2 एंड O3 एंड ClF3 एंड SF6। इसमें आपको बताना है किसके सेंट्रल एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस के पास 6 होते हैं, 6 में से 2 बॉन्डिंग हुए, 2 बॉन्डिंग है, 2 एलपी दिख रहे हैं, 2 एलपी दिख रहे हैं, 2 एलपी इसके पास, 2 पहले 2। इसमें आ जाओ, O3 की मैं बात कर लूं तो O3 की बात कर लिया जाए, O3 की बात कर लिया जाए, इसके पास कितने बन जाएंगे, देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया है तो इसके पास एक एलपी, एक एलपी, ये एलपी है, लोन पेयर है, ठीक है। ClF3, Cl के पास टोटल 7 है, 3 बॉन्डेड है, तो 2 बचे, 2 बचे इसके पास, 2 दिखाना पड़ेगा क्या, Cl 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक Cl, 2 Cl और 2 Cl का, सॉरी F, एक 2 लोन पेयर है तो 2 मैंने लगा दिया, यानी इसके लिए हो गए 2, इसके लिए 1, इसके लिए हो गए, इसके लिए हो गए 2 और SF6 के लिए हो जाएगा 0। सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, तो आप आंसर मैच करवाओ, आंसर मैच करवाओ 2120, 2120। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चला जाए, बढ़ा जाए आगे, आइए बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं इसको हटाऊंगा पहले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलरलेस। कलर क्यों जनरेट होता है आप बता दो, डी ब्लॉक के एलिमेंट या एलिमेंट में मेटल में, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने की वजह से, डी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन के क्या होने से, ट्रांसफर होने की वजह से कलर जनरेट होता था। मान लो जिसका घर ही भर दें तो इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांजिट नहीं कर पाएगा, तो उसका कलर भी गायब हो जाएगा। जैसे इसमें देखो Zn2+, यानी Zn का होता है, क्या होता है आपको पता है ना, क्या लिखते हो, 3D10 और 2+ लगा दिए तो ये बन गया। दूसरा हमारे पास देखो Zn से ही आंसर मिल जाएगा, Zn वाला चेक कर लो, Zn वाला एक मिल गया। अब आपके दिमाग में आएगा लास्ट में भी Zn है, पहले में भी Zn है, तो Mn को चेक करो। Mn में देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर देगा कुछ न कुछ। सिंपल जान लो कि वो इलेक्ट्रॉन शांत बैठने वाला नहीं है, खूब घूमेगा, घूमेगा तो खूब इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएगा, कलर इमिट करेगा। Mn का होता है 25
तो इसमें आप देख लो 3d5 एंड 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 प्लस 5 अनपेयर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए में क्या है, स्कैंडियम है, और स्कैंडियम पे क्या है 3 प्लस है, और स्कैंडियम पे 3 प्लस होने की वजह से स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। तो इसको लिखोगे तो 3d2 एंड क्या हो जाएगा 4s2, ये भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4s2 नहीं 3d1 होगा यहाँ पे, 3d1 और हाँ 4s2, ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3d वाला 0 हो गया, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो ट्रांजिट कर पाए, जिसकी वजह से ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट। समझ रहे हो ना, जिसका फुलफिल्ड रहेगा कलरलेस रहेगा। ठीक है, सिंपल सा दिमाग लगा लेना। चलो आगे चलते हैं, अगला डी ट्रांजिशन नहीं हो पाता है इन दोनों में। ठीक है, अब आगे चले तो करा इन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 बीइंग अ पावरफुल ऑक्सीडेंट कैन ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट। ठीक है, थायोसल्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है KMnO4 इन बेसिक मीडियम एल्कलाइन मीडियम। इन दिस रिएक्शन ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज विल बी। मैग्नीज कहां से कहां जाएगा, अरे भैया एक चीज जान लो, एक चीज जान लो, क्या जानना है तो आइए मैं दिखाता हूं। अगर आपके पास जैसे Mn की बात करता है, Mn की बात करता है और ये किसमें है +7 में है, अगर ये बेस में गया तो जाएगा Mn +4 में, अगर ये एसिड में गया तो जाएगा Mn +2 में। सिंपल, बेस में 4 प्लस में जाएगा और एसिड में +2 में, यहां जाएगा तो 5 का चेंज, यहां जाएगा तो कितने का चेंज +3 का चेंज, 7 4 देख लो। आंसर नंबर कुछ दिया है क्या, आंसर नंबर डी इज करेक्ट, आंसर नंबर डी 3 का चेंज आएगा, देख लो बेसिक मीडियम एल्कलाइन बोला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स हैज ओनली हर्बिसाइड्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनाइट लेना होगा। इसको आप रीडिंग बेस है, रीडिंग लगाइएगा। खैर देखो, मैं इसलिए सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, कोई छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि आप मेन के बाद एडवांस भी दोगे, एडवांस में सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आपको बताना हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। फॉलोइंग पेयर्स हैज ओनली हर्बिसाइड, सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनाइट। अगला चलते हैं, कह रहा है बोथ सोडियम क्लोरेट, ओ सॉरी ये तो उधर हो गया, सोडियम क्लोरेट एंड ये हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। इसमें देखो आपको ब्रिज हेड पे N दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें बताना कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये देख लो, ये N लगा है, आप जानते हो, और ये हमारा केस इस तरह का हो जाएगा। ये लोन पेयर आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, ध्यान से देखना, ये लोन पेयर आसानी से शेयर करेगा और क्या करेगा, और जो लोन पेयर आसानी से शेयर करते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं। ठीक है, तो आप जान लो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये से ज्यादा बेस होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। अगला केस लेते हैं, अगला केस लेते हैं, सी वाला में रेजोनेंस है, बाकी उसमें क्राउड हो गया ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं, और ये अगला केस हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्ट्रक्चर विल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन ओजोनोलाइसिस। ओजोनलाइज करने पे कौन कौन है जो प्रोडक्ट अलग देगा, तो मैं देख लूं, इसमें पहला दिख रहा है क्या, पहले में नहीं दिख रहा है, पहले में नहीं होगा। बी में दिख रहा है क्या, बी में भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से बनेगा सेम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी में हो जाएगा, सी में हो जाएगा। सी में देखो, सी में देखो, सी में आपको दे दिया है, सी में जो दिया है उसको ओजोनोलाइज करवाओ, मैं करवाता हूं, सी वाले को करवाता हूं। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। इसका एक बार ये क्या किया है, घुमा दिया, यहां दे दिया है और ये इधर कर दिया, तो मैं दोनों को लिख दे रहा हूं यहां पे। ओजोनोलाइज करने पे क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ओजोनोलाइज करने पे आपको
क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ध्यान देना, ओजोनोलाइज करते हो तो क्या होता है, ध्यान से देखना। ये जो हमारे पास ओजोन होते हैं, ये देखो यहाँ पे भी ओजोन डालते हैं, ठीक है, ओजोन यानी O3, यहाँ भी O3 डालते हैं, ठीक। अब देखो O3 का सेगमेंट क्या होता है, मैं लिख रहा हूं O O O। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। फिर मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को, या इन यहां से बॉन्ड टूट जाता है, सारा बॉन्ड टूट जाता है, लिंकअप होता है, तो एक O CO इसके साथ आएगा, एक CO इसके साथ आएगा, ध्यान से देखना, एक CO इसके साथ आएगा, एक CO इसके साथ आएगा। जब ओजोनोलाइज करवाओगे तो ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। तो यहां से भी देखो केस क्या बनने वाला है, यहां से भी केस क्या बनने वाला है, ध्यान से देखना। ये देखो, ये जो CO है इसके साथ जाएगा, और एक जो CO है इसके साथ जाएगा, ध्यान से देखना। यहां पे जब ओजोनोलाइज करवाओगे, ठीक है, ध्यान से देखना एक एक करके, ये देखना, ये जो है ना, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, ध्यान से सुनना। अब आते हैं यहाँ पे, यहीं से ये प्रोडक्ट अलग करेगा, यहीं से ये प्रोडक्ट अलग करेगा, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखना, मैं लिख रहा हूं O एक O इसके साथ जाएगा और एक O इसके साथ जाएगा। मैं अभी प्रोडक्ट बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये टूटेगा, सब O को मैं जोड़ूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं O और ये O, ये एक O इसके साथ जाएगा, एक O इसके साथ जाएगा। अब देखो मैं फिर लिख रहा हूं O और एक और O, ये O इसके साथ जाएगा और ये O जो है इसके साथ जाएगा। अब देखो ये सेगमेंट, यहां से कार्बन छूट रहा है और O आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, इतना सेगमेंट। और ये टूट रहा है, यहां पे एक आ रहा है हमारा CO और यहां पे आ रहा है CO। इन दोनों को देखा जाए, ओजोनोलाइसिस पता है कि नहीं पता है, लाओ छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूं आपको। सपोज कर लो कि हम जब ओजोनलाइज करवाते हैं किसी को भी, जैसे हमारे पास है CH2, ये हमारे पास, तो ओजोनलाइज करवाते हैं तो कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, एक O इसके साथ और एक O इसके साथ, तो केस क्या बनने वाला है, CH3 CHO, और ये क्या बनने वाला है, CH2O। इसका मतलब क्या होता है, HCHO। पल्ले पड़ा, यही ओजोनोलाइज है। डबल बॉन्ड जहां दिख रहा है तोड़ दो बीच से, एक O उसको दे दो, एक O उसको दे दो, कहानी खत्म, वैसे ही करना है। तो मैं शुरू करता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे CH3, इस कार्बन को क्या मिला है, O मिला है, तो क्या बन जाएगा CO, वेरी गुड। यहां टूटा, इसके साथ देखो यहां पे क्या है, अभी यहां पे देखो, यहां पे है, देखो ये टूटा और इसके साथ एक O आया, तो फिर हमारा लिखना होगा क्या, CO, और इसी से क्या जुड़ा है, CH3। अब देखो, अब यहां से और यहां से देखो, यहां तो कोई CH3 नहीं है, तो यहां का कार्बन, ध्यान से देखना, यहां का कार्बन डबल बॉन्ड के साथ आएगा CO और एक H, यहां का कार्बन आएगा COH, ठीक है। फिर वही काम इन दोनों सेगमेंट में होगा, इन दोनों सेगमेंट में होगा, ये दो बन जाएगा, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक, दो मोल ये हो गए और एक मोल ये हो गया। अब इस केस में आते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो एक मिथाइल इसके साथ आ गया, एक मिथाइल उधर चला गया, इसकी वजह से प्रोडक्ट अलग हो गए। अब क्या प्रोडक्ट हो रहा है, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे CH3, यहां पे जो C है उसके साथ O आ गया, वेरी गुड। अब इसके साथ C है, O आ गया, और इसके साथ इधर क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना, इसके साथ C दिख रहा है और इसके साथ डबल बॉन्ड O आएगा और साथ में क्या हो जाएगा, एक H हो जाएगा। वही प्रोडक्ट, सेम उतना प्रोडक्ट ये मिलकर बनाएगा, तो ये 2 मोल हो जाएगा, और यहां से 1 मोल आपको मिल जाएगा CHO CHO। दोनों हुए ना डिफरेंट। देखो यहाँ पे ये कीटोन का डाई कीटोन वाला केस है, एक कीटोन और एल्डिहाइड वाला केस है, तो ऑप्शन नंबर जो होने वाला है आपका C होने वाला है, आपका आंसर हो जाएगा C। तो आप लगा लो आंसर C, ये आपका सॉल्यूशन है। ये सेगमेंट जैसे मैंने बताया ना, ऐसे ही हर डबल बॉन्ड को तोड़कर, डबल बॉन्ड तोड़ दो, वहां पे एक O लगा दो, डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक O लगा दो, कहानी खत्म, हो गया। ऑप्शन नंबर C, हटाते हैं इसको।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। 14 कह रहा है कंसिडर द एबव रिएक्शन। ऊपर एक रिएक्शन दे दिया है, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ये रिएक्शन दे दिया है भैया। इसमें बताने वाला क्या है, आपको ए और बी का प्रोडक्ट बताना है। एक बार रखा गया है AgCN, एल्कोहलिक है ना, हाँ एल्कोहलिक मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5OH विद वाटर, ठीक है, ये रखा गया है। ए मेजर बताना है, ये मेजर बताना है प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। और इसके बाद फिर आपको KCN से रिएक्शन करवाना होगा, और ये भी अल्कोहलिक है C2H5OH विद H2, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट बताना है, इसका नाम दे दिया है बी। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में फिर दिया हुआ है। पहली बात जान लो, इनके बीच में प्योर आयोनिक बॉन्ड है, प्योर आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। इनके बीच में AgCl है, नहीं AgCN है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, आपको पता है, टूटता नहीं है जल्दी। तो अब ध्यान से देखना होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बनाता हूं ऐसे CH3, और ये हो गया CH2, ठीक है, और ये हमारा हो गया Cn। यहां पे तो प्योर Cn क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। Cn हमारा क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, नेगेटिव आया और सीधे अटैक किया। देखो K जाएगा प्लस में, तो ये Cn होगा क्या, किस में, माइनस में, ये निकल जाएगा, SN2 रिएक्शन मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 Cn। ये बना साइनो का केस, साइनो, ठीक है, साइनो लगा लेना, साइनो, ठीक है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ये है मेजर प्रोडक्ट। अब आते हैं इधर, देखते हैं इनके बीच में, इनके बीच में है ना कोवैलेंट बॉन्ड है, प्योर आयोनिक नहीं है, प्योर आयोनिक नहीं है, इसीलिए टूटेगा नहीं। ये तो हमारा बी वाला प्रोडक्ट बना, बी वाला। ए वाला बनाते हैं, ए वाला बनाते हैं, ये रहा CH3 CH2, ये रहा Cl, ठीक है। यहां पे जो Ag यहां पे हो गया, मैं लिख रहा हूं यहां पे CAg, ठीक है। ये AgCN को मैंने थोड़ा घुमा दिया है, Ag सिल्वर साइनाइड है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। C लिंक है इसके साथ तो साइनाइड का केस होगा, N होता है तो आइसोसाइनाइड का केस होता है। अब इनके बीच में जो है ना कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से आप ये डायरेक्टली से तोड़ तो सकते नहीं, तो इसका लोन पेयर, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा, और पार्शियली पॉजिटिव आने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, तुरंत ये क्या करेगा, अटैक मारेगा। अब अटैक मारेगा तो ये जैसे ही N जुड़ेगा इसके साथ, तो इनके पास जानते हो ना एक्स्ट्रा बैलेंस ही नहीं हो पाएगी, बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, Ag को निकालेगा, फिर ये Ag को निकालेगा, और ये यहां से क्या निकालेगा, Cl को निकालेगा। फाइनली देखो कौन जुड़ रहा है, NC जो है ना, Cn जो है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, सीखे थे ना, वो Cn साइड से भी अटैक कर सकता है, N साइड से, तो यहाँ पे N साइड से अटैक कर रहा है, तो प्रोडक्ट बन रहा है CH2। देखो N जुड़ रहा है, N जुड़ रहा है, N आइसो का केस हो रहा है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, और ये क्या है, साइनाइड, ये क्या है, साइनाइड। तो ऑप्शन मैच करवाते हैं, ऑप्शन मैच करवाते हैं। लिखने का तरीका अब हो सकता है कुछ ऐसे दिया होगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड लगा के दिया होगा, लगा लेना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐसे लगा लेना, ठीक है। मैच करवा लो, मैच करवा लो, कुछ मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दे दिया है, क्या दे दिया है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड दे दिया है। अब देखो इसमें कैसे करना है, उसका रिएक्शन करवाना है Br2 से, Br2 से रिएक्शन करवाना है, और फिर आपको NH2OH से करवाना है, हाइड्रोक्सिलेमिन से, फिर P2O5 से। P2O5 क्या होता है, एनहाइड्रस फॉर्म होता है H3PO4 का, H3PO4 का एनहाइड्रस फॉर्म होता है, ठीक है। एनहाइड्रस है तो वो करेगा क्या, वाटर मोलिक्यूल लेगा, हाइड्रेट होगा, अपने आप को करेगा। ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, ये केस कुछ इस तरह का दे दिया है, यहाँ पे CHO लगा दिया है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया है,
और अगला हमारा क्या कर दिया है, Br2 लगा दिया है, बोला है ए बताइए, फिर आप NH2OH से रिएक्शन करवाइए और फिर आप B बनाइए और B जो बन रहा है उसको P2O5 से रिएक्शन करवाइए हीट के साथ। ये हमेशा क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो आपको प्रोडक्ट बताना है, आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले रिएक्शन करवाता हूं और जैसे ही रिएक्शन करवाओगे, जैसे ही रिएक्शन करवाओगे तो Br2 इसमें रिएक्शन करेगा और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो कहां जुड़ेगा, अर्थो पोजीशन पे, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो ये यहां न जुड़कर कहां जुड़ेगा, यहां दोनों जुड़ेगा। अब कहोगे सर ये क्या, हमें नहीं पता चला। देख रे बच्चा, देख 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 देख, मैं बताता हूं भैया, ये देखा, ये जैसे इधर बैक मारेगा ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह शो कर रहा है, -R शो कर रहा है। और ये क्या करेगा, ये इधर से बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो नियरेस्ट पोजीशन कौन है, ये और ये पोजीशन है, तो Br इसके साथ जुड़ेगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका ये Br और ये रहा CHO। कुछ दिखा यहाँ पे इसको, इस तरह का रिएक्शन मैंने बहुत पढ़ाया है, ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो फाइनली जो बी बनेगा, ये तो ए बना, जो बी बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह का केस, OH Br और ये हमारा हो जाएगा HC डबल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल एमाइन वाला, ऑक्सिम वाला केस पढ़े थे ना, ऑक्सिम वाला केस, एन सी डबल बॉन्ड एन के साथ OH रहता था तो ऑक्सिम बोलते थे। अगला केस, अगला केस मजेदार, मजेदार, दमदार, मजेदार, ये लो P2O5 और हीट करना है। ये कैसा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेट करवाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, यहां से H और यहां से OH निकाल देगा H2O, तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CN, यानी एक यहां से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा Br, Br लगा लो भैया, लगा लो, जहां भी इस तरह का आंसर दिया हो लगा लो। तो आंसर देखते हैं, मैच करवाते हैं, आंसर मैच करवाते हैं। हमारा आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है, डी, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। हटाते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो है 16 है। 16 में क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास दिया है ए रिएक्शन दिया हुआ है और ये दिया है C8H, कितना दिया है 6, Cl2O दिया है। ध्यान दीजिएगा ये कंपाउंड ए है और ये क्या कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है NH3 से, यानी NH3 से रिएक्शन कर रहा है, फिर बना रहा है हमारा क्या, ये बना रहा है C8H6, H6 नहीं, H8 हो गया है Cl और साथ में आ गया NO। ठीक है, ये हमारा ए के बाद ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है और इस पे जैसे ही क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन से NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारा एक प्रोडक्ट मिल रहा है, हमारा एक प्रोडक्ट मिल रहा है। और वो प्रोडक्ट क्या है, देखिए ये मिल रहा है Cl और ये मिल रहा है क्या, CH3। अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे क्या लगा है, NH2 ग्रुप लगा है, NH2 ग्रुप लगा है। अब ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन को एक बार चेक करो। अब ऑप्शन से चेक करने से पहले क्या कहना चाह रहा है, इस ए कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ए का स्ट्रक्चर दिया है कुछ, कौन सा है जो रिएक्शन करके ये वाला केस बनाएगा। तो आइए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कंसिडर द एबव रिएक्शन द कंपाउंड ए इज। आप पहले को देखो, पहला जो ए दिया है, अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो पहली चीज तो देखो, लास्ट में अगर हम देखें ये चीजें हमारा है Cl को और NH3 को देखो,
Cl को देखो, NH3 को देखो, इनके बीच की दूरी देखो, कहीं मैच कर रहा क्या? नहीं मैच कर रहा है। देख रहे हो ना कितने एटम की गैपिंग पे है। अगर मैं कहूं जो ए है, जो ए दिया है वो दे दिया है हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड, मैं एक बना दे रहा हूं, ये दे दिया है। आप एक बार विचार करो, आप एक बार विचार करो कि क्या हमारा केस ये वाला बन सकता है क्या? CH3 और Cl एक साथ होने चाहिए, क्या यहाँ पे Cl आ सकता है क्या? क्या यहाँ पे NH2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो इसको हम हटा देंगे। जो बी कह रहा है, बी वाला केस है हमारा, बी वाला केस है, उसको देखते हैं, उसको देखते हैं। जो बी वाला केस है, बी वाला केस लेते हैं, उसको चेक करते हैं। उसमें कुछ केस हमारा इस तरह का दे दिया है, इस तरह का केस दे दिया है, और ये Cl हो गया और ये CH3 हो गया। इसमें दिख रहा होगा कि ये केस तो हमारा इस तरह का है, क्या हमारा ये प्रोडक्ट बना सकता है क्या? तो आपको चेक करना है, इसको देखो, इसको देखो, वन, ये देखो यहाँ पे CH3 को और इनके बीच की डिस्टेंस चेक करो, सिर्फ एक कार्बन की गैपिंग है। और यहाँ पे और इनके बीच की चेक करो, दूरी कितनी है? एक, दो कार्बन की गैपिंग है, यानी ये भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। देखो यही सेगमेंट है जो कन्वर्ट होगा NH2 में, यही सेगमेंट है जो NH2 में कन्वर्ट होगा। बात हमारी समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यही सेगमेंट है जो NH2 में कन्वर्ट होगा। और कैसे चेक करना है? देखो CH3 होना चाहिए, जस्ट उसके बगल में होना चाहिए, और NH2 एक कार्बन की गैपिंग पे होना चाहिए। यहां पे कितने कार्बन पे? अगर मान लो यहां पे NH2 बनाएंगे तो एक, दो कार्बन की गैपिंग पे है, तो ये तो केस होने वाला नहीं है। और लास्ट वाला में भी देखो वही चीज आपको मिल जाएगा। तो इसमें कार्बन की संख्या जो है ना 8 9 होकर 9 हो गई है। 6 तो रिंग में, डी की मैं बात कर रहा हूं, 6 तो रिंग में, और एक यहां पे जो आपको CHO ग्रुप दिख रहा है इसमें Cl भी नहीं है, यानी डी वाला तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है, इसमें Cl एक ही है। अब बचता क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को देखा जाए, ऑप्शन सी को देखा जाए तो क्या देखने को मिलता है हमारा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अभी थोड़ी समय में आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे लगा है Cl, यहां पे लगा है Cl। ओ थोड़ा सा मैंने ऑप्शन सी को गलत बना दिया है, ये हमारा यहां पे CH3। पहली चीज देखो, अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो ये देखो CH3 की बीच की डिस्टेंस देखो, इनके बीच में देखो, ये जस्ट इसके बगल में है। अगर मैं यहां पे NH2 ग्रुप बना दूं तो एक कार्बन की गैपिंग पे ये है। तो आइए चेक करते हैं, हमारा पहला जो दिख रहा है इस NH3 से जो रिएक्शन करवाना है, जैसे ही NH3 से आप रिएक्शन करवाओगे, इनके लोन पेयर अटैक करेंगे, यहां से निकलेगा HCl, यानी इसका एक H और इसका Cl निकल जाएगा, तो सेगमेंट कुछ हमारा बन जाएगा। हमारा यहां पे एमाइड का सेगमेंट बन जाएगा, एमाइड का सेगमेंट बन जाएगा, और ये हमारा CH3 हो जाएगा, Cl हो जाएगा। अब कह रहा है जब इससे रिएक्शन करवाओगे NaOH से और Br2 से, तो ये सेगमेंट गायब हो जाएगा, ये सेगमेंट इनको क्या कर देगा? गायब कर देगा। और हमारा जो केस बन जाएगा वह कुछ इस तरह का केस बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, Cl, CH3, और यहां पे जो होगा NH2 होगा। आप इसी को और करके आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लो, यहां पे लगा लो Cl, यहां पे लगा लो क्या? यहां पे लगा लो CH3, और यहां पे लगा लो NH2, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आप देख लो। चलो अगले क्वेश्चन को लेते हैं। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, इसको मैं हटाऊंगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैंने रिएक्शन पूरा करके दिखा दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन में हमें दे दिया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दे दिया है। ध्यान से देखिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दे दिया है, मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे बना दे रहा हूं। ये हमारा हो गया N2, अगर ऐसे दिया है तो ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, N, और ये हो जाएगा Cl माइनस, इस पे हो जाएगा प्लस। अब ये कह रहा है कि ये रिएक्शन कर रहा है A से, A क्या होगा? और ये बेसिक मीडियम में है, ये बेसिक मीडियम में है, तो ये प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। और जो प्रोडक्ट का कलर है वो कैसा डाई है? ऑरेंज रेड डाई है, ऑरेंज रेड डाई है। ध्यान से देखिएगा, तो इस तरह का केस कौन बनाएगा? अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिएजेंट ए,
इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन ऐसा है जो रिएजेंट ए होगा। तो आइए हम देखें, अगर मैं कहूं कि यहां पे दिख रहा है तो ऑरेंज रेड डाई जो बनाता है, देखो सी वाला तो होगा नहीं, इसमें NH2 ग्रुप है, डी वाला भी नहीं होगा। आपको देखो ऑप्शन नंबर ए, देखो ए करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा आइए दिखाते हैं। अगर मैं कहूं इसकी जगह पे मैं पहले ऑप्शन ए लेता हूं, ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए देखो। अब देखो यहां पे है OH, इसे बोलते हैं बीटा नेप्थॉल, इसे बोलते हैं बीटा नेप्थॉल बोलते हैं, इसे बीटा नेप्थॉल बोलते हैं। यहां पे H है, और आप जब इनको लाओगे तो मैं इस पूरे सेगमेंट को PH लिख देता हूं, इस पूरे सेगमेंट को मैं क्या लिख देता हूं, PH लिख देता हूं। तो ये हमारा आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा N2+, और ये Cl-, और ये हो जाएगा PH। और ये जब यहां से निकलेगा तो यहां पे जो हमारा सेगमेंट होगा ये इससे जुड़ जाएगा, और ये देता है हमारा कौन सा कलर देता है, देखो ये इससे जुड़ रहा है, और ये OH हमारा है, ये नेप्थॉल है, ये नेप्थॉल है, ये बन जाएगा N, और ये क्या बन जाएगा PH। और इसी का जो कलर होता है ऑरेंज, क्या होता है, रेड डाई होता है। ध्यान से देखना, आपको जब कपलिंग रिएक्शन सिखाया गया है, कपलिंग रिएक्शन, वहां पे ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, आइए इसको कर लीजिए। फिर ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 18 वाला, ध्यान से देखिएगा, मैं हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा। अगला क्वेश्चन तो हमारा और आसान है, और आसान है, कुछ रिडक्शन वाला केस पढ़े थे, आइए देखते हैं उसको और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि हमारे पास दिया है, पैरा पोजीशन पे साइनो ग्रुप लगा दिया गया है, पैरा पोजीशन पे साइनो ग्रुप लगा दिया गया है, और यहां पे लगा दिया गया है NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप लगा दिया गया है। अब कह रहा है कि यहां पे जो रखा गया है पहला एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल, याद आ रहा है आइसोब्यूटाइल वाला केस, हम क्या करते थे, साइनाइड को, फिर से कौन से ग्रुप थे, एमाइड को हम किस में कन्वर्ट करते थे, किस में कन्वर्ट करते थे, सीधे हम कन्वर्ट करते थे एल्डिहाइड के केस में कन्वर्ट करते थे। एल्डिहाइड के केस में बहुत सारे सेगमेंट मैंने सिखाए थे। तो देखो, और दूसरा हमको क्या रखना होता है, यहां से H2O रखना होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अगला स्टेटमेंट आगे जो क्या कर रहा है, ये A बनाएगा, और A को रिएक्ट करवाना है किससे, CH3CHO से करवाना है, CH3CHO से करवाना है, और किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, साथ में हीट भी देना है। तो यहां से जो सेगमेंट आने वाला है डाइल्यूट NaOH है और हीट है, और यहां पे कुछ बन रहा है, देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी रिएक्शन करने के बाद ये रिड्यूस होकर एल्डिहाइड में चला जाएगा। तो बनेगा क्या, हमारा यहाँ पे क्रॉस कैनिजारो होने वाला है। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊं, इससे रिएक्शन करवाऊं, तो ये यहां से जो A बनाएगा वो बन जाएगा कुछ केस हमारा इस तरह का C, और ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O हो जाएगा। वेरी गुड। ऊपर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। ये हमारा A वाला है, ये हमारा A वाला, लेकिन आपको तो ये बताना है, प्रोडक्ट बताना है, ये प्रोडक्ट बताना है। तो यहां से जो अगला सेगमेंट रखेंगे, अगला सेगमेंट मैं क्या कर रख दे रहा हूं, CH3, CH रख रहा हूं, 2H को मैंने इधर कर दिया। डायरेक्टली मैं एल्डोल कंडेंसेशन करवा के, यानी हीट लगाए तो कंडेंसेशन तो करवाना पड़ेगा, और साथ में है CHO। अब देखो ये 2O क्या होगा, ये 2H के साथ H2O बन के बाहर निकल जाएगा, और ये सेगमेंट ऐसे जुड़ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे सजाकर लिख दे रहा हूं जैसे दिया होगा, या तो NH2 को आप इस पोजीशन पे लगा लेना, यहां पे बचा क्या C, और यहां पे क्या हो गया साथ में H, और यहां पे इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा CH, और ये बन जाएगा CHO। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा आपके ऑप्शन में, या तो ये इस साइड होगा, ये तो ये इस साइड होगा। ऑप्शन मैच करवाते हैं, ऑप्शन मैच करवाते हैं। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ये जस्ट बना हुआ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है बी इज करेक्ट।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एग्जांपल ऑफ हिप्नोटिक ड्रग। इसे याद करना पड़ता है, इसे याद करना पड़ता है। ये आपका एमाइटल हो जाता है, ये आपका एमाइटल हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड एक्स इज एसिडिक एंड इट इज सॉल्युबल इन NaOH solution but insoluble in sodium bicarbonate solution. Compound X also give violet color with the neutral FeCl3 solution. The compound X is, देखो मैंने FeCl3 का रिएक्शन जब फिनाइल के साथ कर रहे फिनॉल के साथ मैंने करवाया था तो आपको क्या मिला था, आपको वॉयलेट कलर मिला था। तो आप यहाँ पे फिनॉल दिया होगा, ऑप्शन लगा लेना, सीधे ऑप्शन लगा लेना। यहाँ पे मैं हटा रहा हूं इसको, फिनॉल जहां भी दिया होगा, फिनॉल जहां भी दिया होगा आप जब उसको FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाओगे वो क्या देता है, वॉयलेट कलर देता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, आपको याद रखना है। जैसे मैं कह दूं कि ये रहा आपका फिनॉल, ये रहा आपका फिनॉल, ये हो गया OH और साथ में आपने क्या रिएक्शन करवाया, FeCl3 से। देखो इसका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है। तो ये क्या करता है, ये बना देता है Fe और ये बन जाएगा PHOH ना, और ये थ्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसे देखना, हाँ एक H निकल जाएगा ना, H निकल जाएगा तो ये इसके साथ 3 जुड़ जाएगा और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वॉयलेट कलर होता है। याद रखना, ये तो डायरेक्टली मैंने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना होगा अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में। तो आइए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन सेक्शन बी से। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, मैं इसको हटाऊंगा। सेक्शन बी का POH वाला देख लेना, जो सा ऑप्शन होगा लगा लेना। ये सेक्शन बी आ गया हमारा। सेक्शन बी है, न्यूमेरिकल टाइप का है, इंटीजर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान रखना है, बड़े अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। ब्रैकेट में दे दिया है सेल कांस्टेंट 129 पर मीटर। आगे क्या कर रहा है, फील्ड विद 74.5 ppm। 74.5 ppm मतलब पार्ट पर मिलियन है। सोल्यूशन ऑफ KCl, रेजिस्टेंस दे दिया है 100 ओम। ये कैसा सोल्यूशन है, लेबल्ड एज सोल्यूशन 1। आगे क्या कर रहा है, फिर से ये लेबल्ड 1 सोल्यूशन था। आगे क्या कर रहा है, लेवल 2 वाला सोल्यूशन जो कर रहा है, व्हेन द सेम सेल इज फिल्ड विद KCl सोल्यूशन ऑफ 149 ppm, द रेजिस्टेंस इज 50 ओम, लेबल्ड एज सोल्यूशन 2। ये लेबल्ड सोल्यूशन 2 है। द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन फर्स्ट एंड सोल्यूशन सेकेंड, ये मोलर कंडक्टिविटी निकालना है फर्स्ट का और सेकेंड का। और किस तरह से वैल्यू निकालना है, x इंटू 10 पे पावर, ये x में लिख दे रहा हूं, 10 पे पावर कह रहा है -3। इस केस में वैल्यू निकालना है। मोलर मास दे दिया है, मोलर मास दे दिया है, मोलर मास KCl का दे दिया है कितना, 74.5 ग्राम पर मोल, ठीक है, इतना दे दिया है। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं कहूं कि पहला सोल्यूशन लेते हो, सोल्यूशन केस लेते हो फर्स्ट, यानी लेमडा 1 की वैल्यू की बात करें तो लेमडा 1 की वैल्यू आप बताओ किस तरह निकालोगे। कप्पा होता है, इनटू क्या होता है, 1000 होता है, अपान क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी जो निकालनी पड़ेगी, जब मोलैरिटी आएगा ना तभी आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। मोलैरिटी निकाल लोगे तब काम आपका आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो वैल्यू दिया है सिर्फ मैं उसको अभी रख रहा हूं, फिर आगे मैं चलूंगा, फिर आगे सॉल्व कर लूंगा इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं और आगे सीखते हैं हमको करना क्या है। हमें सेल कांस्टेंट भी दे दिया है, 129 दे दिया है, खैर कोई बात नहीं, और KCl सोल्यूशन फर्स्ट, और हाँ यार और लिख लें, ये जो आर मतलब समझ रहे ना, रेजिस्टेंस दिया है फर्स्ट का, वो कितना दिया है, 100 ओम दिया है, 100 ओम हो गया। और साथ में क्या दिया है, और साथ में क्या दिया है, हमारा सेल कांस्टेंट दिया है, L अपान जो A है 129 पर मीटर है। और क्या दिया है वैल्यू, पहले वैल्यू ले ले पूरा, उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और सोल्यूशन 2 में आते हैं। सोल्यूशन 2 में इसमें क्या क्या वैल्यू दिया है इसको लिखते हैं। सोल्यूशन 2 में दे दिया है जो आपको ppm दिया है, ppm इसमें कितना दिया था,
इसमें पीपीएम, फर्स्ट में जो पीपीएम है, सेल जो सेल में फिल किया जा रहा है केसीएल, उसका पीपीएम जो है वो कितना है, 74 पॉइंट कितना है, 5, ये है। दूसरा हम चलते हैं, दूसरे सेल में सारा वैल्यू लिख लें, उसके बाद हम इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। इसमें देखेंगे, इसमें जो सोल्यूशन है हमारा केसीएल का, जो सोल्यूशन है केसीएल का, वो कितना है, कितना है 149 पीपीएम है। पीपीएम हो गया। आगे क्या दिया है, आगे चलते हैं, R2 दिया है इसमें, R2 दिया है, R2 कितना है इसमें, 50 ओम है। ध्यान से देखना, मैं सारा वैल्यू लिख रहा हूं, उसके बाद मुझे करना क्या है, दोनों का रेशियो निकाल लेना है, आराम से आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, कप्पा 1 कप्पा 2 आपको कितना दिया है, कप्पा 1 कप्पा 2 कितना दिया है, कप्पा इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 होता है, 1/R होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिखाया गया था ना, तो वहां से ले लेना। चलो आगे चलते हैं। अब मैं यहां पे क्या कर दूं, यहां पे क्या करूं, सबसे पहला काम है पीपीएम जो दिया है, पीपीएम को कन्वर्ट करें मोलैरिटी में। पीपीएम का मतलब क्या होता है, ये 74.5 जो है ग्राम, ठीक है, कितने में प्रेजेंट है, 10⁶ में प्रेजेंट है। वेरी गुड। मैं यहां पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मोलैरिटी में, ये सीधे मोलैरिटी में कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब यहां पे मैं कर रहा हूं, अगर इसको मोलैरिटी में ले चलना है तो मास है और सोल्यूशन दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, मास है सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर ये किस में है, अगर ये मान लो ग्राम में है, ये किस में है, ग्राम में है, तो आप इसकी डेंसिटी 1 ले लेना, तो डेंसिटी वाला केस लग जाएगा। अब बताओ KCl का मोलर मास कितना है, KCl का मोलर मास है 74.5। मैं थोड़ा सा इसको और इधर लिख रहा हूं, ये हो जाएगा कितना है, 10⁶। अब बताओ ये जब वैल्यू ग्राम में है तो यहाँ पे 10⁻³ आएगा, यानी 1000 आएगा। ये बन गया मोलैरिटी नंबर फर्स्ट, ये बन गया मोलैरिटी नंबर फर्स्ट। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे, ये पीपीएम 1 था। अब मैं आता हूं पीपीएम 2 पे, ठीक है, पीपीएम 2 पे आता हूं, उसको लेता हूं। पीपीएम 2 को लो, इसका पीपीएम कितना दे दिया है, 149 दे दिया है। अब इसका 149 है तो लिखिए 149 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इसका मोलर मास 74.5 हो जाएगा, और ये 10⁻6 हो जाएगा, मोलैरिटी नंबर 2। अगर मैं कहूं पीपीएम का रेशियो लेकर देखो, जैसे मैंने कहा पीपीएम का रेशियो जब लोगो, पीपीएम फर्स्ट और पीपीएम सेकंड, ठीक है, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये दोनों आएंगे M1 और M2 के रेशियो। नहीं यकीन है तो आप यहां पे रख कर देख लो, आप इसकी वैल्यू रखो, 74.5 इंटू 10⁻³, ठीक है, ये मोलैरिटी के बराबर है। और यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे देखो, यहां पे मिल जाएगा, यहां पे रखो 74.5 इंटू 10⁻6। अब इसकी वैल्यू जब रखोगे तो ये पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 74.5 इंटू 10⁻6, और ये हमारा आ जाएगा 149 इंटू 10⁻3। ये बना क्या, M1 और M2 बना, ठीक है। अब देखो ये चीजें इससे क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, ये चीजें इससे कट जाएंगी, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1/2। यानी मैं कहूं M1 और जो M2 है उनका रेशियो आने वाला है 1/2। यानी अगर मैं देखूं तो इन दोनों का रेशियो, यानी पीपीएम का रेशियो। अब हमको करना क्या है, ये वैल्यू मिल गया, आपको दोनों को कंपेयर करना है। दोनों को कंपेयर करने का मतलब क्या है, हमारा λ1 है और λ2 को कंपेयर करना है। तो λ1 की वैल्यू क्या होती है, देखो K, और ये क्या होता है हमारा 1000/mm दिया, m दिया है, m की वैल्यू आप यहां से कंपेयर कर सकते हो। तो करने के लिए क्या करना है, अब देखो मैं यहां पे कर रहा हूं सिंपल, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे मैंने लिख दिया λ1 और मैंने यहां पे लिख दिया λ2, ध्यान से देखना।
तो आपको यहां से मिलेगा क्या, कप्पा 1000 मोलैरिटी आपको मिला M1, ठीक है। आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा M2 अपान क्या, M2 अपान क्या आ जाएगा, कप्पा 2, और ये आ जाएगा 1000। दिख रहा होगा, सिंपल सिंपल दिख रहा होगा, सिंपल दिख रहा होगा। ये 1000 से 1000 को काट दो, ये बन जाएगा M2 और M1 का रेशियो और कप्पा का। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहां से जो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 आएगा, ये बनेगा कप्पा 1 और रेशियो ही हो गया कप्पा 2, और ये आ जाएगा मोलैरिटी 2 और ये आ जाएगा मोलैरिटी। या यूं कहे तो पीपीएम वाला केस लगा लो, पीपीएम वाला केस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कप्पा की वैल्यू जानते हैं, कप्पा की वैल्यू कैसे रखेंगे। अब देखो ये केस तो मैंने बना लिया, मोलैरिटी का रेशियो मैंने निकाल लिया, मोलैरिटी का रेशियो मैंने निकाल लिया। अब बताओ कप्पा 1 और कप्पा 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो कप्पा की मैं बात करूं 1 की, तो 1 अपान आर लगा लो, R1 हो जाएगा। कप्पा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 अपान क्या है, 1 अपान क्या है, ये 100 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपान 50 है, 1 अपान 50 है। तो मैं क्या करता हूं, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं पूरा डिटेल्ड इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये आपको लेमडा 1 और लेमडा 2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे K1 की वैल्यू रखोगे तो 1 अपान 100, इसकी वैल्यू रखोगे तो ये पलट जाएगा, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, और साथ में M2 की जो M2 और M1 की रेशियो आई है, ये दोनों को पलट दो तो ये हो जाएगा 2 अपान 1। इन सबको सॉल्व करो तो आपकी वैल्यू आएगी 1। लेकिन आपको तो वैल्यू किसके टर्म में निकालना है, वैल्यू इसके टर्म में निकालना है। तो आपको जब इसके टर्म में वैल्यू निकालना है तो आपको करना क्या है, इसको लिख देना है 1000 इंटू 10 पे पावर माइनस। अब देखो इसको सॉल्व करने पे 1 आएगा, यानी आपका जो आंसर होगा ये होगा। एम आई राइट। देख लो सारा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं हटाऊंगा, अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, मैं हटाता हूं, इसको हटाता हूं, देख लो सॉल्व कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, दिया है आयोनिक रेडियाई ऑफ कैटायन A+, ध्यान से देखना, आयोनिक रेडियाई दिया है A+, दिया है A+, का जो रेडियाई है यानी R+ जो है वो कितना दिया है, 102 दिया है, यानी कैटायनिक जो केस है A+, उसका रेडियाई यानी R+ 102 किसमें दे दिया है, ppm में। चलो आगे चलते हैं। एंड B- है, ये B- का केस है, ठीक है, इसका दे दिया है, इसका R- दे दिया है, ठीक है, वो कितना दे दिया है, 10 करे 181 ppm, ठीक है, इतना दे दिया है। अब आगे क्या करा है, दीज आयंस आर अलाउड टू क्रिस्टलाइज इनटू एन आयोनिक सॉलिड, ये क्रिस्टलाइज हो रहे हैं एक आयोनिक सॉलिड में। दिस क्रिस्टल हैज क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, कौन सा क्रिस्टल है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। अब आगे क्या कर रहा है, फॉर A+, सॉरी हाँ, द क्रिस्टल हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग फॉर B-। आगे क्या कर रहा है, A+ प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। आगे क्या कर रहा है, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल, एज लेंथ निकालना है किसका, क्रिस्टल AB का, ठीक है, पिकोमीटर में निकालना है, और ये सब पिकोमीटर में है, मैंने ppm में लिख दिया, सॉरी देख लेना, पिकोमीटर में है। और ये नियरेस्ट इंटीजर लेना है, नियरेस्ट इंटीजर लेना है। तो आपको एज के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा, तो एज इक्वल टू होता है 2R+ और ये होता है R-, दोनों के रेडियाई जो हैं उनको ऐड कर दो और 2 से इंटू कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये 3 आएगा,
ये 8 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दिख रहा होगा। तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 16 का हो गया 6, 2 2 जा 4 एंड 5। आपको इतना पीपीएम आंसर मिलेगा। पीपीएम करे है पीएम, पिकोमीटर। ये आपका आंसर, ये आपका एज का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड एंड इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल रीजन ऑफ लेंथ 2 ए नॉट इज बोर रेडियस 52.9 pm इज किलोमीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि एक आपका जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक डायमेंशन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो उसका किलोमीटर पर सेकेंड में आपको स्पीड बताना है, ठीक है। रीजन लेंथ दे दिया कितना जो उसको मूव करना है, 2 इंटू ए नॉट दे दिया है, और उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, बाकी प्लैंक्स कांस्टेंट दे दिया है। आपको याद होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े थे, याद है कि नहीं है? तो आपको याद होगा डेल्टा एक्स साथ में इंटू क्या था, डेल्टा पी, ये क्या था, इक्वल टू या ग्रेटर देन एच अपान क्या था, 4 पाई था। आप इसको पता है डेल्टा एक्स आप इसको लिख सकते हो, इंटू इसको लिख सकते हो मास, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा मास, पी, पी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम है, और ये आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। इसको इक्वल टू में करके लिखते हैं, यानी मिनिमम वैल्यू लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, मास दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी दिया हुआ है, एच की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, आपको रख देना है, डेल्टा वी निकल जाएगा। एच ये सारा रखिए, डेल्टा एक्स, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपका 4 इंटू पाई, ठीक है। सारा वैल्यू रखिए 6.6 इंटू 10 पे पावर -34 ये दिया है ना, हाँ, जूल सेकेंड। आगे दे दिया है डेल्टा एक्स 2 ए नॉट दे दिया है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पे पावर कितना होता है -31 4, और इंटू 3.14 हो जाएगा पाई की वैल्यू। 2 ए नॉट की मैं बात करूं 6 ये आप पहले लिख लो पूरा सेगमेंट। ये ए नॉट की वैल्यू दे दिया है 52.9 इंटू ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पे पावर -31, और ये हमारा 4 इंटू 3.4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आएगा 548 और ये 273 आएगा, मीटर पर सेकेंड में आया है, पता है, मीटर पर सेकेंड में आया है। तो आपको लेना क्या है, किलोमीटर पर सेकेंड में लेना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो 548.273 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको नियरेस्ट वैल्यू लेना है, तो आंसर जो आपका आएगा वो 548 आएगा, 548 आएगा, 548 आएगा। आप ये देख लो, आप इसको एक बार समझ लो अच्छे से, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है, आपको यूज करने हैं, अपने टर्म एंड कंडीशन लगाने हैं, आपको ये आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप आंसर मैच करवा लेना। 548 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 548। चलिए मैं इसको हटाता हूं और अगला क्वेश्चन लेता हूं। अब अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, और क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे व्हेन 600 ml ऑफ 0.2 मोलर HNO3 इज मिक्स्ड विद 400 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ NaOH solution in a flask, the rise in temperature of the flask in दे दिया है, और वैल्यू निकालना है x की इंटू 10 पे पावर -2 डिग्री सेल्सियस में है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, और भी कुछ वैल्यू दे दिया है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे दिया है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो दिया है
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है 57 ही है किलो जूल पर मोल, ये दे दिया है। और आगे दे दिया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे दिया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ, ये स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ H2O जो दिया है वो कितना दिया है 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम। ठीक है, आपको पता होगा, आप वैल्यू निकाले होंगे, क्या निकाले थे, क्यू निकाले थे, स्पेसिफिक हीट जो भी निकालते थे कैसे निकालते थे, डेल्टा क्यू निकालते थे, और क्या आता था मास, और ये हीट, और ये डेल्टा टी, यही वैल्यू आता था ना, यही आप पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए अभी इसका यूज करेंगे हम। अब आगे चलते हैं, पहले तो लिखते हैं एक रिएक्शन, रिएक्शन किसके बीच में लिखेंगे HNO3 और साथ में NaOH, और आपको पता है मिलने वाला है NaNO3, साथ में मिलने वाला है H2O। अब देखो ये 600 ml दिया है, वेरी गुड। ये कितना दिया है 400 ml, मैं सारा वैल्यू लिख रहा हूं। मोलैरिटी कितना है इसका 0.2 मोलर, इसका मोलैरिटी कितना है 0.1 मोलर। इन दोनों को रिएक्शन करवाओ तो क्या हो जाएगा, ये एक से कट जाएगा, ये हो जाएगा 120। ठीक है, इसका करवा दो तो ये हो जाएगा 40। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि आप क्या ऐसा देखोगे ये जो निकल कर आ रहा है ना मिली मोल में है। क्यों मिली मोल में है, क्योंकि ml में है, तो ये मिली मोल है, ये भी क्या हो जाएगा मिली मोल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये मिली मोल में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या ये रिएक्शन एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट का केस दिख रहा है, ये 40 मिलीमोल है और ये हमारा क्या है 120 मिलीमोल है, तो इधर प्रोडक्ट भी कितना बनेगा 40 एम मोल। तो यहां से जो निकल जाएगा वो कितना निकलेगा 80 मिलीमोल रिमेन रह जाएगा। रिमेन यानी ER है, ये क्या है ER है, इतना देख लो। फिर मैं आगे चलता हूं, आगे अब अगला केस लेता हूं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब आगे क्या करने वाले हैं, ये तो हमें पता चल गया है कि जो यूज हो रहा है, टोटल जो रिएक्शन में यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है 40 मिलीमोल हो रहा है। अब आप कहो कि सर मिलीमोल में है, इसको मैं मोल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो ये जानते हैं कि मोल में कन्वर्ट करना होगा, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻³ से कर देंगे, तो 40 इंटू 10⁻³ अब ये आ गया मोल में, मैं ये जगह यूज कर रहा हूं, हीट लिबरेट। ठीक है, हीट लिबरेट जो हो रहा है। अब देखो कितना है हमारे पास, अगर मैं कहूं डेल्टा H की वैल्यू सब रख ले तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन कितना है 57 है। आपको कितना मिलीमोल मिल गया, ये मिल गया, तो आप रखो 40 इंटू 10⁻³ कहां से आ रहा है, क्योंकि इसको मोल में कन्वर्ट किए हैं। किस में कन्वर्ट किए हैं, मोल में कन्वर्ट किए हैं। अब देखो, अब साथ में न्यूट्रलाइजेशन कितना दिया है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया है 57। ये जो आएगा आंसर वो किस में आएगा, जूल में आएगा। ये जो आंसर आएगा ना वो किस में आएगा, जूल में आएगा। चलिए हीट लिबरेट हो गया। अब आगे चलते हैं, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बना लेंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हीट गेन्ड बाय सॉल्यूशन। अब हीट गेन्ड बाय सॉल्यूशन जब कहेंगे, हीट गेन्ड बाय यानी क्यू लगाते हैं, तो क्या बनेगा MC डेल्टा टी बनेगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो कि मास स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट स्पेशली 1 ग्राम के लिए लिया जाता है। आपको पता होगा स्पेसिफिक हीट जो लेना है, स्पेसिफिक लेना है हीट कैपेसिटी, तो उसमें मास जो होता है 1 ग्राम के लिए लिया जाता है। हीट कैपेसिटी इसका दिया हुआ है, तो ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिख दूं, अगर मैं कहूं कि आपको यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए ध्यान से देखना, मास ऑफ सॉल्यूशन जो M होगा वो क्या होगा V इंटू डी होगा। अब यहां पे क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन कितने मान लेते हैं उसका डेंसिटी 1 है, कितना है डेंसिटी 1 है, और सॉल्यूशन जो हमारा बन रहा है
एक तो 600 ml बन रहा है और एक हमारे पास 400 ml बन रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो वॉल्यूम निकलकर जो आएगा वह 1000 ml आएगा। कितना आएगा? 1000 ml आएगा। तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 1000 और डेंसिटी कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 1, यानी 1000 ग्राम आ गया। 1000 ग्राम आ गया। अब आपको करना क्या है? यहां पे रख देना है, हीट कैपेसिटी रख देना है। तो आपको जो हीट लिबरेट हो रहा है उसकी वैल्यू रख देना है। डेल्टा टी का कुछ यहां से वैल्यू मिलेगा। तो आइए मैं उसको रखता हूं और आगे चलता हूं। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करता हूं? रख देता हूं। तो रखने पे हमें क्या मिलेगा? मैं इधर रख रहा हूं, यहां पे साइड में रख रहा हूं। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। मास हमारा कितना हो गया? मास क्या हो गया? हीट जो गेन हो रहा है, हीट गेन हो रहा है उसको रखो। मास हो गया 1000, हीट कैपेसिटी 4.2 और साथ में क्या है आपके पास? डेल्टा टी है। डेल्टा टी इसको इक्वेशन नंबर बना लो 2। इक्वेशन नंबर बना लो 2। आपको दो इक्वेशन मिल गए, हीट लिबरेट और यहां से जो हीट लिबरेट हुआ है और ये हीट गेन हुआ है। दोनों इक्वेशन को आप क्या करो? इक्वलाइज कर लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो आप इसको लिखो। जो हीट लिबरेट हो रहा था, कितना हो रहा था? 40 इंटू 10 पे पावर 3 एंड 57 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो अभी आपने निकाला 1000 और इंटू 42 इंटू डेल्टा टी। अब ये चीजें आपको मिल गई। डेल्टा टी की वैल्यू निकालना है तो डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा, सारी चीजें इधर भेज देंगे, 40 इंटू 10 पे पावर -3 और ये हो जाएगा 57 और ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 42। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आंसर आ रहा है। इसमें कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, देख लेना। हाँ, अब एक चीज और कर सकते हैं, जूल में है। ठीक ठीक, वेरी गुड, जूल में है। हाँ, एक चीज और हमारा छूट रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना 57, ये जो आंसर आ रहा है वो किस में आएगा? किलो जूल में आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस किलो जूल को जूल में बदलने के लिए 10 पे पावर 3 लगा लेंगे। तो यहाँ भी 10 पे पावर 3 आ जाएगा, 10 पे पावर 3। तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 3 आ जाएगा। वही आपका आंसर होगा। सॉल्व करने पे कितना आएगा? आपको मिलेगा 54 इंटू 10 पे पावर -2। इसी में आपको आंसर निकालना था। देख लो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देखना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, खैर कोई बात नहीं, बहुत आसान भी है। आपको सीक्वेंस में करना है, वैल्यू रखते जाना है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसको हटाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था? देख लो 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसको हटाता हूं। अब मैं कहूं कि आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन जो दिया है, आपको निकालना क्या है इसमें? इफ O2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 303 Kelvin, द नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ O2 गैस दैट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज। ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं? इफ O2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 303 Kelvin, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ O2 गैस दैट डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर। आपका कह रहा है 303 केल्विन पे O2 आपका बबल्ड हो रहा है। तो आप बताइए 1 लीटर वाटर में कितना O2 डिजोल्व होगा। और साथ में कुछ गिवन वैल्यू दे दिया है। तो गिवन वैल्यू में क्या दिया है? देखिए, गिवन दे दिया हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी KH की वैल्यू दे दिया है। क्वेश्चन आपका 5th नंबर का है। KH दे दिया है। KH कितना है इसका? KH दे दिया है आपको, लॉ कांस्टेंट दे दिया है 46.82 किलो बार। अब देखो ये आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, PO2 दे दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2
0.920 बार। ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया है आपको पता होना चाहिए, 303 इतना दिया है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, तो आपको सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब करना क्या है, आप वैल्यू पढ़े थे, मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी पढ़े थे, तो आप यहाँ पे लिखो x, अगर मान लीजिए कि हमारा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, तो हम क्या लिखते थे, ऑक्सीजन है तो हम पढ़ते थे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये पढ़ते थे KH। अब देखो यहाँ पे P ऑक्सीजन मिल गया है, यहां से ये निकाल लो KH की वैल्यू, ये मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो निकाल कर देखो कितना आ जाएगा, कितना दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है 0.920, और ये दे दिया है बार में, और ये दिया है किलो बार में। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये बार में है और ये किलो बार में है, ये किलो बार में है, ये बार में है। इसको बार में लाने के लिए 46820 ये भी बार में है, अब ये भी बार में है। बार बार से बार बार की फीलिंग आ रही है, बार वाले को हटा दो। अब इनको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.96 इंटू 10 पे पावर -5। ये जो निकल कर आया है, ये जो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है, मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का। तो आपको पता होगा कि अगर 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, तो आपको क्या मिलता है, 55.55 मोल मिलता है। मोल ऑफ वाटर 1 लीटर के लिए, मोल ऑफ वाटर जो निकल कर आएगा H2O, वो क्या आएगा, 55.55 आएगा मोल। 2 मोल मिल गया। क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या रहा है, मोल ऑफ, हाँ ठीक। अब ध्यान से सुनना, अब आपको निकालना क्या है, मोल ऑफ ऑक्सीजन, मिली मोल निकालना है ऑक्सीजन का, कि 1 लीटर में कितना डिसॉल्व है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि अगर मोल फ्रैक्शन हम रखें, यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन रखें, ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होता है, O2 का निकाल रहे हैं, तो आपको मोल फ्रैक्शन तो दिया ही है, तो यहाँ पे रखेंगे NO2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, NO2 प्लस NH2O। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में जो NO2 की वैल्यू है वो इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो मैं लिख दूंगा NO2 अप्रॉक्स जो H2O है वो मैं लिख दूंगा, या यूं लिख दूंगा ऐसे कि ये बहुत ज्यादा छोटा है इससे, H2O के मोल से। तो आप यहाँ पे सिर्फ इसका मोल रखिए और इसका NO2 निकालना है, NO2 को रहने दीजिए और यहाँ पे इसको रख लीजिए। तो यहां से फाइनल जो आपको वैल्यू मिलेगा, XO2 की वैल्यू क्या है, 1.96 इंटू 10 पे पावर -5 इक्वल टू, अब देखो NO2 निकालना है, NO2 रख दो, यहां पे रखो NH2O कितना आया है, 55.55 आया है, तो ये NO2 निकल जाएगा 1, ये हो जाएगा 96 इंटू 10 पे पावर -5 इंटू 55.5। अब ये मोल आएगा, ये क्या आएगा, मोल आएगा। मोल में जैसे ही आप क्या करोगे, 10 पे पावर 3 से इंटू करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, मिली मोल में आ जाएगा। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आपको कितना आ जाएगा, 1.08 इंटू 10 पे पावर -3 मोल्स। ये मोल आ गया, लाना है मिली मोल में, तो ये आ जाएगा 108 और इसमें इंटू कर दो 10 पे पावर -3 इंटू 10 पे पावर 3, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, यहां से मैं लिख दे रहा हूं 108, यानी लगभग जो आएगा 1 मोल आएगा, 1 मिली मोल आएगा, 1 मिली मोल आएगा। आंसर लगा लेना, 1 मिली मोल, 1 मिली मोल, 1 मिली मोल, 1 मिली मोल। चले आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो हमारा कह रहा है, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PBS इज, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है KSP 8 इंटू 10 पे पावर -28, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ PBS इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन, x इंटू 10 पे पावर -16 मोल पर लीटर, द वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट। तो देखो अब आगे क्या कह दिया है, एक चीज और बोल दिया है, मैं इसको हटाऊंगा, देख लेना। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 6 नंबर का क्वेश्चन है।
ध्यान से देखना, 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपको गिवन दिया है, गिवन जो दिया है √2 की वैल्यू आप 1.41 यूज कर सकते हैं। अब आगे देखो, पीबीएस लिखो। पीबीएस हमारा जो है सॉलिड में है, आपको पता है ना, एसएसपी होता है स्पेरिंगली, ट्रिपल एस होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है ये सब। तो अब अगर मैं कहूं Pb2+ और साथ में ये एक्वस बनेगा क्योंकि वाटर में जाएगा, तो और ये हमारा बनेगा S2- और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। वेरी गुड। अब हमारे पास केस क्या है, KSP इसका लिखना हो तो कैसे लिखोगे, एक है एस यानी KSP इक्वल टू जो आने वाला है S² आने वाला है। तो S² आने वाला है तो KSP की वैल्यू दिया हुआ है, KSP की वैल्यू कितना दिया है, 8 × 10⁻28 आपको निकालना है किसकी वैल्यू, S2 की वैल्यू, S2 ये मिल गया। अब S निकालना है, तो S निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको इधर भेज दो, इसको आप इधर भेज दो। तो ये जैसे ही भेजोगे तो ये √ आएगा 8 × 10⁻28, ये सीधे आधा हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा सीधे, ये बन जाएगा 2 √2 × 10⁻14, ये तो बन गया। अब ये 2 की वैल्यू कितना रखना है, √1.24 इंटू हो जाएगा 1.141 इंटू 10⁻14। अब करना क्या है, ध्यान से देखना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 इंटू 10⁻14। आंसर किस में देना था, आंसर किस में देना था, ध्यान से देखना, आंसर देना था आपको, इस पे लाना था 16 लाना था, 16 लाना था। 16 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 16 लाने के लिए दो बार इसको वैल्यू को इधर भेजना, 10⁻16 लाने के लिए, तो 282 इंटू 10⁻16 आपका आंसर हो जाएगा 282 आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है दिया है, द रिएक्शन बिटवीन x एंड y इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y। तो आइए इसको देखते हैं, कुछ टेबल टाइप का दे दिया है और इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या करा है, एग्जामिन द डाटा ऑफ टेबल एंड कैलकुलेट द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ m एंड l नियरेस्ट इंटीजर m एंड l। तो आइए मैं इसको हटाता हूं। अब आपको देखना है, सबसे पहला काम रेट लेते हैं। कह रहा जो x है वो फर्स्ट ऑर्डर है विद x एंड y इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y। x आपका फर्स्ट ऑर्डर है, y आपका जीरो ऑर्डर है। तो रेट कैसे लिखोगे, रेट पहले तो मैं बना लू, फिर डाटा आपको मैं रखता हूं। तो ये हो जाएगा, रेट आपका क्या निकल जाएगा, k, और ये आ जाएगा x पे 1, y पे क्या आ जाएगा 0। तो ये वाला सेगमेंट 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा kx, क्या बन जाएगा kx। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड डेटा से, एक्सपेरिमेंटल डेटा लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू दिया है, पहला ले रहे हैं और दूसरा ले रहे हैं, ठीक है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया है, रेट कांस्टेंट दे दिया है। रेट कांस्टेंट क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, दिया है मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, मोल पर लीटर पर मिनट इनिशियल दिया है। तो अब इन दोनों को रखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जो हमारा सेकेंड वाला डाटा है उसको मैं डिवाइड बाई फर्स्ट कर दे रहा हूं, सेकेंड वाला जो डाटा है उसको मैं डिवाइड बाई फर्स्ट कर दे रहा हूं। तो सेकेंड वाला जो डाटा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 4 × 10⁻³ दिया हुआ है। जो फर्स्ट वाला डाटा है वो दिया हुआ है कितना, वो दिया है 2 × 10⁻³ अब यहां से जब k की वैल्यू निकालोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको निकलेगा, लीटर, और ये आ जाएगा पर मोलर, ये ठीक है, ये आ जाएगा पर मोलर, ठीक है, पर मोल आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिया है, पहला डेटा दे दिया है 1, x की वैल्यू दे दिया है 1, ये आ गया पावर में 1, y की वैल्यू कितना दिया है, y की वैल्यू दे दिया है, y का वैल्यू दे दिया। y की वैल्यू चाहे जो दे, आपको एक चीज पता होना चाहिए
कि जीरो है तो सब वैल्यू वन ही आएगा, जीरो है तो सब वैल्यू वन ही आएगा। तो आप यहाँ पे रखो, कोई भी वैल्यू रखो। तो ये जैसे y की वैल्यू दे दिया है कितना, पहला दिया है, दूसरा दिया है 0.2 और पहला दे दिया है 0.1। आप यहाँ पे जीरो रखो, ये पूरा सेगमेंट वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 10 लीटर। ये 10 लीटर आ जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 1 मोलर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, 2 और इंटू 10 पे पावर 1 हो जाएगा। तो अगर लीटर निकालना है तो 0.2 मोल पर लीटर। आप देख लेना, इसमें डेटा रखना है, पहले ये सेगमेंट बनाना है, y की जगह पे y की वैल्यू, x की जगह पे x की वैल्यू, काम बन जाएगा। अब ये निकल गया। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ से, थर्ड और फोर्थ से चलते हैं। थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। एक में m दे दिया है तो मैं लिखता हूं थर्ड, ये है थर्ड है, और साथ में ये क्या है, फोर्थ है, ये फोर्थ है, डिवाइड बाई फोर्थ। तो आपको करना क्या है, थर्ड की वैल्यू लिखना है, m हो गया, वेरी गुड। दूसरा हमारा क्या हो गया, इंटू 10 पे पावर, इसमें क्या हो गया 3। फोर्थ वाला दिया है 2 इंटू 10 पे पावर -3 इक्वल टू, अब इन दोनों की वैल्यू रखो। x की वैल्यू क्या रखना है, 0 पॉइंट क्या दिया है, 4 दिया है, 0.4। अब जानते हो पावर में 1 है तो लगाने का कोई मतलब नहीं है, 0.4, 0.4। और इसका लीटर वाला वैल्यू दे दिया है कितना, दे दिया है कितना, 0.4 और 1 दे दिया है। ठीक है, 0.4 और इसका दे दिया है 0.1, इसका दे दिया है 0.1। इस पे पावर रखोगे 1, अब बाकी जो आएगा उसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, 0.4 अपान 0.2 पावर में 0, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब देखो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा 40। आपको ये मिल जाएगा नीचे क्या, ये m हो जाएगा, ये 2 को उधर भेज दो, इंटू 2 हो जाएगा, यानी m इक्वल टू आ जाएगा 80 आ जाएगा, m इक्वल टू 80 आ जाएगा, m इक्वल टू 80 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ओ 80 नहीं, ये 1, ये आएगा 4, सॉरी 10 से इंटू करोगे ना 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 8 हो गया, m इक्वल टू 8। अब m और l में रिलेशन निकाल लो, m और l में रिलेशन निकाल लो, m अपान l इक्वल टू, l की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से l की वैल्यू आई है ये 8 अपान, और ये हो जाएगा 0.2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, आंसर हो जाएगा 40, आंसर हो जाएगा 40। सिंपल, आपको वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना है। चलो अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ लीनियर टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड, और आगे दे दिया है कंस्टिट्यूट विद डिफरेंट एमिनो एसिड। टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड हो गया तो ये तो 4 हो गया, ठीक। नंबर, और उसके बाद फॉर्मूला में माइनस कर देना है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज। तो मैं देखूं, चलो अगर 4 - 3 इक्वल टू 1 आएगा, इसको ऐसे समझो। आप ये समझो कि हमारे पास टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड था, 4 है, टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड है, 4 टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड, चारों को डिफरेंट एमिनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक करना है। तो कैसे करोगे, तो इस बीच में कुछ इंट्रोड्यूस कर दो, तो 3 ही इंट्रोड्यूस होगा ना, तो 4 - 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और करा है, ध्यान दीजिएगा, करा है इन ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन विद ब्रोमीन 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन इज ऑब्टेन्ड इन 27% yield, द अमाउंट ऑफ 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ब्रोमीन इन दिस रिएक्शन। कह रहा है कि हमारे पास ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन कर रहा है और ये बना रहा है, तो ये अगर 1 ग्राम है तो ये कितना बनेगा, और जो बन रहा है वो 27% बन रहा है, केवल कितना बन रहा है, 27%। तो मैं कह रहा हूं कि इसका देखो, ये इसका जो मोल दिया है, पहले तो ये ग्राम दिया है। आप एक चीज और चेक कर सकते हो, अगर ये 2 मोल है, ध्यान से देखना, ये 2 मोल है तो ये कितना है, 1 मोल है। अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना होगा, 1/2 मोल होगा, 1 क्या होगा, 2 मोल होगा। तो आप बताओ, इसको लेना है 1 ग्राम, इसको लेना है कितना, 1 ग्राम। तो इस मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान से देखना, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं, मास अपान मोलर मास। ध्यान से देखना, मोलर मास।
अब देखो अगर ये मोल में है, ठीक है, ये मोल में है, तो मोल में 1 मोल है, इसका मास कितना है ध्यान से देखना, इसका मास है 1 ग्राम। मोलर मास कितना हो जाएगा हमारा देख लेना, अगर ये 1 मोल है तो इसका ये कितना यूज होगा, हाफ मोल यूज होगा। तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू को रख दो, इसकी वैल्यू को रख दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू से हम इनटू कर दें, ध्यान से देखना ये हाफ मोल है, ये क्या है हाफ मोल, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, ध्यान से देखना, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसका मास क्या करो इसमें इंटू कर दो, इसका हाफ मोल है तो ये हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम है, और ये इसका मोलर मास कितना है 160 ग्राम है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इस मोल में मैं क्या कर रहा हूं, मोलर मास से इंटू कर दे रहा हूं, किसमें इंटू कर दे रहा हूं, मोलर मास से इंटू कर दे रहा हूं। ध्यान से देखना, इस मोल में अगर मोलर मास से इंटू करोगे तब भी आपको कुछ न कुछ वैल्यू मिल जाएगा। ध्यान से देखना, अगर आपको कन्वर्ट करना है यहां से, ये जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ये मोल है, ये मोल है, इसमें इसके मोलर मास से इंटू करो, तो जैसे मोलर मास से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 160, इसके मोलर मास से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा कितना 360। बात समझ रहे हैं, ये इंटू में है, ये इंटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 16, ठीक है, और साथ में ये क्या है 360। आपको पता है ये जो मिल रहा है ना प्रोडक्ट, वो कितना मिला है 27% मिला, 27% का मतलब कितना, यानी ये मैंने इसको क्या किया है इधर ट्रांसफर किया है, इसको मैंने क्या किया है इधर इसको ट्रांसफर कर दिया है, 1 ग्राम होगा तो ये कितना बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 3 × 10⁻1 ग्राम, कुछ करना नहीं है, बस कंपेयर कर लेना है, 2 मोल 1 मोल, 1 मोल हाफ मोल, मोल को मैंने ग्राम में किया तो 160 से इंटू कर दिया, इसको मैंने हाफ मोल को कन्वर्ट किया किसमें 360 से मैंने इंटू कर दिया, और ये 27% मिल रहा है, इसका मैंने 160 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है एफिशिएंट 6 जो दिया है, ठीक है, और 3 माइनस, यानी हमारा जो आयरन है वो +3 में, किसमें है +3 में है। तो आइए देखते हैं, Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन सुनिएगा, Fe6 3 माइनस शुड बी अ लीनियर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनिक, द पेयरिंग एनर्जी ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर द कॉम्प्लेक्स इज माइनस डेल्टा ओ दे दिया है, नियरेस्ट इंटीजर बताना है। तो आपको पता है ना ये जो 3, अगर एफ ई की मैं बात करूं, मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। करना क्या है देखो, अगर मैं कहूं Fe3+ में क्या बनता है, ये बनता है हमारा, क्या बन जाएगा, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये कहीं ना कहीं D5 का 3D5 का केस बन जाएगा, किसका केस बन जाएगा 3D5 का। तो चीजों को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं कहूं इसकी स्प्लिटिंग करवाएं, इसकी स्प्लिटिंग करवाएं 3D5 का स्प्लिटिंग करवाओ, अगर ये आपके पास 1 2 3 4 5 हो गया, स्प्लिटिंग करवाओगे तो Eg, और साथ में क्या मिलता है T2G, क्या मिलता है, एक तो Eg मिलता है और एक T2G मिलता है। आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले लोअर एनर्जी T2G और ये क्या है Eg रखोगे 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसी में पेयरिंग हो जाएंगे, तो पांचों तो इसी में हो गए। तो फॉर्मूला आप CFC का लगा लो, CFC का फॉर्मूला लगा लो, CFC का फॉर्मूला लगा लो, ये क्या बना T2G 5 बना, Eg हमारा 0 बना, तो CFSE का फॉर्मूला लगा लो, 5 इंटू क्या हो जाएगा -0.4, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, और साथ में क्या हो जाएगा हमारा, उधर तो कुछ है नहीं, उधर तो कुछ है नहीं, उधर तो कुछ है नहीं, इधर देखो उधर तो कुछ जा ही नहीं रहा है, तो ये डेल्टा ओ हो जाएगा। आप सॉल्व कर लो, कुछ आंसर आ जाएगा, हमको लग रहा है इसको सॉल्व करने पे -2.0 डेल्टा ओ आ जाएगा।
CFS, ठीक है, फॉर्मूले में रख लेना है। तो ये था हमारा 2022 का पेपर, ठीक है, 2022 का पेपर हमने जो कंप्लीट करवाया, और आप इसे अच्छे से एक बार पढ़िएगा, करिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे देखो, मैं तो ये नहीं कर रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन लगा रहा है वो सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इसी पे बेस आ सकते हैं, बस न्यूमेरिक चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए।